राहुल गांधी जी, नेहरू जी रहते तो कांशीराम साहब क्या होते वो तो बात की बात है। हाँ, लेकिन एक बात हमें बता दें कि जब आप ही की कांग्रेस थी और जगजीवन राम जी को आगे करके चुनाव लड़ा गया, हाँ, जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री के हकदार थे, हाँ, है ना। हाँ, उनके लड़के का फोटो दिखाकर उनको ब्लैकमेल करके प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया इसी कांग्रेस ने। हाँ, और आप बात कर रहे हैं ना? हाँ। और जातीय वोट लेने के रामेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके पूरा ओबीसी को इकट्ठा करके आपने वोट लेकर केंद्र में सरकार बनाया, हाँ, उसका जो है आरक्षण क्यों नहीं लागू किया। हाँ, दूसरी बात, मान्यवर साहब ना प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए लड़ाई थे ना मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए लड़ाई थे। पहली बात जान लीजिए, हाँ, वो बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने आए थे, जिसको आपने मिटाने का प्रयास किया। बाबा साहब का एक तरह से लोगों ने नामो निशान लोग नहीं जानते थे, ये हालात पैदा कर दिया था कांग्रेस ने, जिसने इस देश को संविधान दिया। हाँ। उसके लिए यही कांग्रेस वाले उनकी समाधि बनाने के लिए दिल्ली में जगह तक नहीं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में जो संविधान है उसकी बात नहीं की जा रही है। लोग अपने हिसाब से अपने तरीके से समाज को जागृत कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं और उनको अपने पाले में लाने का कोशिश किया जा रहा है। जो बहुजन महापुरुष हैं उनके इतिहास को दबाया जा रहा है। आज का युवा पीढ़ी वो जो महापुरुष का विरासत है उसको कैसे हमारे बहुजन युवा हैं कैसे उसको जीवित रख सकते हैं। और जो देश में अंधविश्वास पाखंड फैलाया जा रहा है, बड़े जोर शोर से फैलाया जा रहा है, इसको समझने के लिए हमारे साथ प्रमोद भारती जी हैं। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनसे समझूंगा, जानूंगा कि आखिर जो समाज में ये एक तरह से भय पैदा किया जा रहा है, लोगों को अंधविश्वासी बनाया जा रहा है, क्या संविधान यही कहता है, इससे समझूंगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आप आए इसके लिए आपको ढेर सारी। एक चीज और थोड़ा दर्शकों को समझाइए, एमपी, एमएलए, विधायक, पार्षद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या अडानी अंबानी बनना जरूरी है? नहीं, वोट जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, वोट तो पैसे से मिलता है सर। यही तो सोचने वाली बात है कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया हमें कि हम अपना शासक स्वयं चुने, हम इन मनवादियों के, इन धनपशुओं के चक्कर में आकर, है ना, और हम अपने वोट को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका परिणाम कि इनको मौका मिल रहा है। तो हम अपना क्षणिक लाभ छोड़ करके और भविष्य की बात अगर सोचेंगे तो वोट हमारा सही जगह जाएगा और फिर बहुजन समाज का राज आएगा। लेकिन पार्टियां सर जो पैसे वाली है, जो थैली भेंट करती है, उन्हीं को टिकट देते हैं। ये आदमी कहावत कहा जाता है, समर्थ का ना कहूं दोष को साई, है ना। तुलसीदास के उसमें लिखा गया है, ये सामर्थ्यवान है, ये पैसे के दम पे ये पूरे विश्व को खरीदने की सोचते हैं और पूरा देश विश्व गुलाम बना। इसी की काट के लिए बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिया और उस बात को अगर हम समझ नहीं रहे हैं, ये गलती कहीं ना कहीं मेरी है। इसलिए कि बाबा साहब ने एक चीज दिखाया, जो उन्होंने जो संविधान लोकसभा की तरफ उंगली दिखाई है, तो उसमें 4 उंगलियां हमारे तरफ मुड़ती हैं। इसका वजह ये है कि देखो हमारा जो है मेन पड़ाव, आखिरी पड़ाव जो शासक का जगह है, वो हमारा दिल्ली केंद्र सरकार है। तो एक सेकंड है, लेकिन 4 उंगलियां दूषित हमें इसलिए बताती है कि एक तो हम पहचान नहीं कर पाते, दूसरा समझ नहीं पाते, तीसरा हम उनकी बातों में आते हैं, और चौथा हम गलत निर्णय लेते हैं जिसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। तो क्या समाज की गलती है कि पार्टियों की गलती है सर? ये पहला नंबर तो जितने 85% के लोग हैं, मैं शुरू में भी आपको वही बोला हूं कि आपस की जातीयता खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, हम यादव हैं तो यादव खड़ा हो गया, इससे नहीं मतलब है वो कहां से है, उसकी सोच कहां से जुड़ी हुई है। आरएसएस जुड़ी है, बीजेपी से जुड़ी है ना, मनुस्मृति से जुड़ी है या संविधान से जुड़ा है, उस सोच का निरीक्षण हमको करना पड़ेगा। ठीक है, बाबा साहब जय भीम सब बोलेंगे, लेकिन वाकई बाबा साहब और जय भीम के अनुसार कार्य कौन कर रहा है, हमको इस पर चलना। तो क्या मुख्यमंत्री केवल बहन जी बन सकते हैं, रात भर नहीं बन सकते, पटेल नहीं बन सकते? तो हर जातियां अपनी अपनी पार्टी बनाए अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो क्या दिक्कत है? अब एक बात समझिए, आपने कहा तो मैं उसी बात पे आ रहा हूं।
हमने ये नहीं कहा कि कोई मुख्यमंत्री ना बने, हमने मंत्री विधायक पे कमेंट नहीं किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप हमसे सामाजिक मुद्दों पे बात कर रहे हैं तो आप एक बात समझिए, जो अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं उन पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने और दर्शकों को समझाने की नीयत से इस बात को समझा रहा हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री से हटे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में आए, जब भाजपा की सरकार आई तो उनका पूरा बंगला, मुख्यमंत्री बंगला धुलवा दिया गया। ठीक, उस को रोकने के लिए कह रहे अखिलेश यादव भी इंसान है, यह बताने के लिए वो भगवान नहीं आया। ठीक, और आज अखिलेश यादव जी पीडीए बनाने के बाद आज मंदिर किसका बनवा रहे हैं? परशुराम का, शंकर का भी बनवा रहे हैं, है ना? अब ये बताइए ये क्या प्रचारित कर रहा है, ये क्या, ये इशारा किधर जा रहा है? वोट लेने के लिए सब हो रहा है। इसका मतलब पीडीए पे आपको भरोसा नहीं, जिस पीडीए की आप बात कर रहे हैं उसको भरोसा नहीं है, तो फिर पीडीए का नारा देना ही व्यर्थ है। ये बहुजन समाज के लोग हैं। अरे जिस काम को मानो काशीराम ने छोड़ के गए थे, बहुजन बनाए थे, उस बहुजन का नाम बदल दिया पीडीए। नहीं, बाबा कांसीराम ने 1585 का सिद्ध किया था। पीडीए मतलब कुछ नहीं, उन्होंने एक स्पष्ट लाइन खींची थी कि हम 85 हैं और वो 15 हैं, हमको एकजुट होकर संघर्ष करके हमको उस सत्ता को हासिल करना है। और उसका परिवर्तन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिला भी था, और उसके वजह से पूरे देश में एक भूचाल आ गया था कि अगर ये एकजुट रहे तो केंद्र की सत्ता लेने में सबको समय नहीं है। जब केंद्र में आ जाएंगे तो इनका जो भी इन्होंने मेरा हक अधिकार न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक जो चुरा के रखा है, ये जागरूक हो जाएंगे और ये ले लेंगे। सर एक नेता तो है, उससे रोकने के लिए इन्होंने साम दाम दंड नीतियों का भेद लगाया। सपा बसपा का गठबंधन टूटा, जो कि दोनों पार्टियां बहुजन की पार्टियां हैं, दोनों एकजुट हुई थी, दोनों को अलग किया, और अलग करने के बाद बहन जी को सरकार बनाया, और आज ये परिणाम है कि दोनों लोग हैं तो बहुजन के, लेकिन कहीं ना कहीं वो 2% 2.5% के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन 85% पे कोई स्पष्ट रुख किसी का नहीं आ रहा। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सपा में एक माता प्रसाद पांडे हैं, वो उनका कहना है कि मैं किसी केवट से पूछा आपको आरक्षण चाहिए, तो अगर चमार बनना है तो आरक्षण आपको चाहिए, तो मना कर दिया कि भाई हमको चमार नहीं बना है। तो क्या आरक्षण चमार हो लेता है? नहीं, तो ओबीसी की जो जातियां लेती हैं आरक्षण, तो क्या वो चमार हो गई हैं? माता प्रसाद पांडे की भाषा में बोल रहा हूँ। उधर देखिए बोलिए। यादव जो आरक्षण लिया है, जिसके तहत वो आईएएस से लेकर पुलिस तक हुआ है, चपरासी तक हुआ है, क्या वो चमार हो गया, अनुसूचित हो गया? माता प्रसाद पांडे की ये घृणित मानसिकता है। हाँ, तो लेकिन वो निषाद क्या निषाद आरक्षण नहीं पाता ओबीसी का, वही तो पिछड़ा में है, उसको आरक्षण नहीं मिलता। लेकिन सर कोई बगावत नहीं हुआ, चुपके से उनको शांति से पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन समाज में कोई इसमें मैं देख रहा हूँ कोई एक्टिविटी नहीं हुई। जब अखिलेश यादव का बंगला धुल दिया गया, वो मंदिर बनवा रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो माता प्रसाद पांडे हैं। हाँ, यहाँ एक जो है सिर्फ नाम दे दिया गया पीडीए का, लेकिन इस फैसले ने कहीं ना कहीं उस पीडीए में ये संदेश देने का काम किया कि हम मनुवादी हैं, लेकिन आए तो ओबीसी के, लेकिन मनुवादी। लेकिन प्रचार किया जाता है कि अगर बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा है, वो पार्टी को खा रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं, लेकिन सपा में माता प्रसाद पांडे क्या उभार रहे हैं? एक चीज हम बताएं, देखिए यही बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये बहुत पहले एक बार बाम सेफ न्यूज पर भी यह सवाल मुझसे पूछा गया था, और मैंने उस समय भी एक बात कहा था, इसलिए कि मुझे चटकारता नहीं है, तो मैं साफ और स्पष्ट बोलता हूँ कि बहन जी ओबीसी का लीडर हो, एसी का लीडर हो, माइनॉरिटीज का लीडर हो, एक उंगली उठती है उसको निकाल फट से बाहर आप कर देती है। ठीक है, सतीश चंद्र मिश्रा जिनके कहने पर 30-32 लाल बत्तियां आपने दी अपने सरकार में, उनके माँ के नाम से आपने यूनिवर्सिटी चलाया। उनकी माँ कौन सी वीरांगना थी, कौन सी सोशल एक्टिविस्ट थी, क्या उनका योगदान रहा देश के प्रति, जिनके नाम पे आपने यूनिवर्सिटी चलवाया, और इतने बड़े ओहदे पर सतीश चंद्र मिश्रा को रखा आपने। ठीक है, उनके बहन को आपने महिला आयोग की अध्यक्ष बना कर रखा। देखिए ना, तो इतना कुछ होने के बाद आज जैसे सरकार आ गई,
इनके सारे लोग, यहां तक इनकी बहन तक बीजेपी में चली गई। आपने सतीश चंद्र मिश्रा पे कार्रवाई क्यों नहीं की? इस पर तो मैं भी सवाल करता हूं। व्यक्तिगत बहन जी पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी कार्यशैली पे कर रहा हूं। और मान्यवर साहब ने जब कहा था कि जिसकी जितनी संख्याधारी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन बहन जी ने जब तो हम सत्ता में आ गए उसके तहत, है ना, सरकार के साथ साथ पूर्ण बहुमत में सरकार में आए। लेकिन जिस दिन बहन जी ने इस पैनल को बदला, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी, परिणाम ये निकला कि आज एक सीट पे हम हैं। परिणाम निकला कि जो हमारे 10-12 राज्यों में मान्यवर साहब के समय 2.5% से लेकर 6-6.5% तक वोट थी, यूपी को छोड़ के, है ना, आज वहां पे हमारे वोट परसेंटेज की कीमत कितनी बची है? बाबा साहब का वसीयत, आप मान्यवर साहब की उत्तराधिकारी हैं, तो उत्तराधिकारी कोई भी बेटा, कोई भी बाप बेटा पैदा करता है तो वो इस सोच के साथ कि अगर मेरी विरासत को ये बढ़ा नहीं सकता तो कम से कम उसको उतना संभाल के रखेगा, ठीक है। लेकिन बहन जी आपने क्या किया? जिस मान्यवर साहब को से आप 3-4 बार मुख्यमंत्री बनी यूपी की, 3-4 बार मुख्यमंत्री बनी आप यूपी की, आज अन्य राज्यों में हमारे 2, 4, 6, 8 विधायक बनते रहे, आज वहां एक आध विधायक रह गए और वोट परसेंटेज हमारा लुढ़क के नीचे आ गया। आप कौन सी विरासत संभाल रही है? कहां से कमी आई? इसकी समीक्षा बहन जी कब करेंगी? कब तक? मान्यवर साहब एक एकदम छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ दर्री पे, चटाई पे बैठ करके इस साम्राज्य को स्थापित किया। कभी उन्होंने अपने परिवार को नहीं लाया राजनीति के अंदर, कभी उन्होंने एक सिक्का परिवार के ऊपर नहीं दिया। सिर्फ सीधे कहते मैं समाज के लिए आया हूं, समाज मेरा करेगा, और समाज ने किया भी। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, बहुजन समाज के साथ साथ अन्य लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मान्यवर साहब एक महापुरुष थे। आपने कौन सा विरासत संभाला कि आज वह विरासत खत्म होने का कगार पे पहुंच गई? बहन जी को तरफ से आता है कि जो बसपा का नहीं है वही हमको सलाह देते हैं। उनके कहने से कोई अनुसूचित है तो वो ब्राह्मण और ठाकुर नहीं बन जाएगा, बनिया नहीं बन जाएगा, यादव नहीं बन जाएगा। इसके जो है वहां को नहीं है। आप ईमानदारी से मिशन पे चलती, ईमानदारी से मिशन का काम करती तो वास्तविक है कि उंगली नहीं उठती। सर मैं एक अलग सवाल ले रहा हूँ सर, क्या मानवर काशीराम जी इतना संघर्ष किए तो क्या एक चीफ मिनिस्टर का उनकी हैसियत थी? राहुल गांधी कह रहा है कि अगर आज हो तो मानवर काशीराम को चीफ मिनिस्टर बनाते, जबकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बैंक बैलेंस नहीं बनाया, मकान नहीं रखा, जमीन नहीं रखा, तो क्या मानवर काशीराम का हैसियत एक चीफ मिनिस्टर का था? राहुल गांधी जी, नेहरू जी रहते तो कांशीराम साहब क्या होते वो तो बात की बात है। हाँ। लेकिन एक बात हमें बता दें कि जब आप ही की कांग्रेस थी और जगजीवन राम जी को आगे करके चुनाव लड़ा गया। हाँ। जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री के हकदार थे। हाँ। है ना? हाँ। उनके लड़के का फोटो दिखाकर उनको ब्लैकमेल करके प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया इसी कांग्रेस ने। हाँ। और आप बात कर रहे हैं और जातीय वोट लेने के रामनेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके पूरा ओबीसी को इकट्ठा करके अपने वोट लेकर केंद्र में सरकार बनाया। हाँ। उसका जो है आरक्षण क्यों नहीं लागू किया? हाँ। दूसरी बात, मान्यवर साहब ना प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए लड़ाई थे ना मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए लड़ाई थे। पहली बात जान लीजिए। हाँ। वो बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने आए थे जिसको आपने मिटाने का प्रयास किया। बाबा साहब का एक तरह से इन लोगों ने नामो निशान लोग नहीं जानते थे। ये हालात पैदा कर दिया था कांग्रेस ने। हाँ। जिसने इस देश को संविधान दिया। हाँ। उसके लिए यही कांग्रेस वाले उनकी समाधि बनाने के लिए दिल्ली में जगह तक नहीं दी और कांशीराम साहब को कह रहा है कि मुख्यमंत्री बनाने की बात। अरे एक तो दलित का बेटा जगजीवन राम उस कुर्सी पे बैठने का हकदार था, उसको आपने काट के हाशिए पर ला दिया। मानवर काशीराम कांग्रेस को घुटने पे ला दिया, वही आज राहुल गांधी उनको रत्न देने की मांग कर रहे हैं। सर ऐसा है, मान्यवर साहब जब मृत्यु हो गई। हाँ। जब है ना। हाँ। परिवार को प्राप्त हो गए वो। हाँ। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। हाँ। थी ना। हाँ। उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार इधर रही है मनमोहन के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह के। काहे नहीं भारत रत्न दिए? आज क्यों आ रही है यार? आज अखिलेश यादव को मान्यवर साहब याद आ रहे हैं, आज आपको याद आ रहे हैं, तमाम पार्टी के लोगों को याद आ रहे हैं। मैं तो सीधे सीधे कहूंगा कि अखिलेश यादव को लोहिया
के नाम पे वोट मांगना चाहिए। बाबा साहब का नाम, मान्यवर कांशीराम साहब का नाम लेना बेईमानी है। और राहुल गांधी जी, आप कांशीराम जी का सोच दीजिए, वो भारत रत्न से ऊपर हैं, वो भारत रत्न से ऊपर हैं। जिस तरह से बाबा साहब को अपने भारत रत्न दिया, लेकिन बाबा साहब की पूजा विदेशों में होती है, उसी तरह से मान्यवर साहब भी विदेशों में पूजनीय हो चुके हैं। आपके भारत रत्न नहीं, वो विश्व रत्न बन चुके हैं। अपना भारत रत्न ये चुनावी एक छलावा है, एसी ओबीसी को गुमराह करके वोट लेकर के सत्ता में आने की एक इनका ये है, सच्चाई ये है। इसलिए मैं उस पर बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि इसके पहले भी एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया जगजीवन राम जी का। अब कुछ कहने आपसे बड़ी लंबी बात हुई, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, आपने देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी पीड़ा प्रमोद भारती जी ने बताया, और कई सवाल इससे जो आप लोगों का कमेंट था कि ये सवाल लेना है, तो आपके जितने सवाल थे लगभग सारे सवाल का मैंने इनसे सवाल पूछा, इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया था। सारे साथियों, हमारी बातचीत कैसे लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे, और अगर आप हमारा काम पसंद है तो आप हमें आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।